इसको हाफ सैनिटाइज करना पड़ेगा। रीजन 2 है ना आज का? हाँ सर। नहीं चाहिए उतना कुछ काम नहीं दे देते। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। आज हम लोग इसको रिवाइज करेंगे। जैसा कि पिछले क्लास में आप थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखें कि चेंज इन पीएसआर का इम्पैक्ट क्या होता है। सबसे पहले इम्पैक्ट होता है कि सर फंड का रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है। फंड का क्या होता है? रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है, जहां पर एग्जिस्टिंग पार्टनर ही अपने रेशियो को चेंज करते हैं, एक ओल्ड रेशियो से बढ़ते हैं न्यू रेशियो की तरफ। जब एग्जिस्टिंग पार्टनर अपने ओल्ड रेशियो से न्यू रेशियो की तरफ बढ़ते हैं तो उस एग्जिस्टिंग पार्टनर में कोई पार्टनर गेन करता है और कोई पार्टनर सैक्रिफाइस करता है। और हमेशा याद रखना है कि जितना जो पार्टनर गेन करता है उतना से कोई पार्टनर क्या करता है? सैक्रिफाइस करता है। गेनिंग रेशियो ऑलवेज इक्वल्स टू सैक्रिफाइस रेशियो। जहां पर हम लोग कुछ फॉर्मूला सीखे थे रेशियो में, जैसे आप सीखे थे गेनिंग रेशियो निकालना। गेनिंग रेशियो का मतलब कि जो पार्टनर फ्यूचर में ज्यादा लेने वाला है उसको बोलते हैं गेनिंग पार्टनर। कि सर आपका पहले कम था और अब आप ज्यादा लेने वाले हैं तो आप गेन कर रहे हैं। तो इसका फॉर्मूला था ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। दूसरा सॉरी सर मैं गलती हम लिखने पड़े ना। सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सैक्रिफाइसिंग का जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपका पहले ज्यादा था आप फ्यूचर में कम ले रहे हैं तो आप सैक्रिफाइस कर रहे हैं। फिर आप अगर सपोज कीजिए न्यू रेशियो ही नहीं दिया हुआ है तो न्यू रेशियो नहीं दिया हुआ तो न्यू रेशियो तो मुझे निकालना पड़ेगा। और न्यू रेशियो निकालने के दो तरीके। एक ओल्ड रेशियो में हम अगर मतलब कि पहले हमको मिल रहा था 5, 2 और एक्स्ट्रा मिलेगा तो टोटल मुझे कितना मिलेगा? 7। तो जो 2 एक्स्ट्रा मिल रहा है वो मेरे लिए गेन है। तो ओल्ड में हम क्या करेंगे? गेनिंग रेशियो को ऐड करते हैं। और सिमिलरली इससे पहले मिलता था 5 और 2 अब हमको कम लेना है तो फ्यूचर में कितना मिलेगा? 3। तो ओल्ड रेशियो से हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या कर लेते थे? माइनस कर लेते हैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो। यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑलवेज इक्वल्स टू गेनिंग रेशियो। ठीक है, ये जो इक्वल्स टू होगा हमेशा होना चाहिए। समझ गए? इसमें कुछ वर्ड और वो उस कुछ वर्ड में एक वर्ड है आपका ऑफ। ऑफ, ठीक है, ऑफ। सपोज कीजिए लिखता है एग्जांपल के तौर पे 1/5 ऑफ 1/2 इक्वल्स टू 1। 1/5 यानी 1/5 ऑफ 1/2 इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो यहां पर इसका क्या मतलब है कि 1/2 का कितना 1/5 होगा, यही ना पूछ रहा है। तो ये आप इसका रिजल्ट कैसे निकालेंगे? क्या 1/2 इंटू 1/5 करेंगे तो रिजल्ट आ जाएगा? 1/2 का 1/5 कितना होगा? तो आप इस
ऑफ का सेंस मल्टीप्लाई से डिनोट कर रहे हैं। ऑफ का सेंस किससे डिनोट कर रहे हैं? मल्टीप्लाई से। कि 1/2 का 1/5 किया तो 1/2 into 1/5 कर देते हैं। ये कितना जाएगा? 1/3। आधे का एक पांचवा हिस्सा कितना होगा? 1/10 होगा सीधा। ठीक है। एक वर्ड आप देखेंगे फ्रॉम, ध्यान रखिएगा ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। लिखा हुआ है 1/5 फ्रॉम 1/2 इक्वल्स टू 1। 1/2 से 1/5, तो से मतलब क्या हुआ? निकालना, उसमें से हटा रहे, उसमें से। तो 1/2 यानी 1/2 से 1/5 अगर हम निकालेंगे तो कितना बचेगा? तो यहां पर ये फ्रॉम का मतलब क्या डिनोट कर रहा है? माइनस के मल्टीप्लाई, माइनस कर रहा है। फ्रॉम का मतलब क्या हो रहा है? रेशियो में क्या बनेगा? ऑफ और फ्रॉम का बनेगा। तो इसका रिजल्ट आप कैसे निकलेंगे? 1/5 माइनस 1/2 करेंगे कि 1/2 माइनस 1/5 करेंगे? 1/2 माइनस 1/2 माइनस। यहाँ पर तो आप उल्टा कर सकते थे, 1/5 into 1/2 भी कर सकते थे, या 1/2 into 1/5 भी कर सकते थे। रिजल्ट तो आपका 1/10 नहीं आता। लेकिन यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा कि किससे 1/2 से 1/5 कर देना। कितना है? क्या इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? 2 5 जा तो 5 क्या पड़ा जाएगा? 5 माइनस 2 नहीं ना। तो रेशियो में हमेशा यह ध्यान रखिएगा ऑफ और फ्रॉम। ऑफ का मतलब हम क्या मानेंगे? मल्टीप्लाई करने के लिए बोल रहा है। फ्रॉम का मतलब क्या मानेंगे? हम माइनस करने के लिए बोल रहा है। कोई दिक्कत नहीं है। हम अभी पहला टॉपिक जो है चेंज इन पीएसआर रिकॉन्स्टिट्यूशन का पहला टॉपिक रेशियो के बारे में ही सीख रहे हैं। अभी रिवैल्यूएशन, गुडविल, रिजर्व सबका कहानी इस चैप्टर में रिवाइज करना है। और ये सारा कुछ हमें एडमिशन में भी सीखना है, रिटायरमेंट में भी सीखना है और डेथ में भी सीखना है। समझ गए ना? हम कुछ एग्जाम्पल सिचुएशन लेते हैं। ठीक है। एग्जाम्पल 1, मान लीजिए कि आपके ए और बी पार्टनर है। शॉर्ट में लिखते हैं ए और बी पार्टनर है और ये दोनों पार्टनर इक्वल है 1/2 1/2 के लिए। इनका क्या कहलाएगा? ये ऑल रेशियो कहलाएगा। और ये फ्यूचर में जब लिखेगी विद इफेक्ट फ्रॉम इतना, दे डिसाइडेड टू शेयर इतना इतना इतना, दे डिसाइडेड टू शेयर इन फ्यूचर, तो ये न्यू कहलाएगा। क्या कहलाएगा आपका? न्यू। तो मान लीजिए कि न्यू रेशियो इसका 3:2 हो जाता है। तो यहाँ पर ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो दोनों दे दिया। अब क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट क्या बनेगा? क्या न्यू रेशियो निकालने के लिए बोलेगा? नहीं। क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट बनेगा कि आप बिल्डिंग एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालिए। तो आप ध्यान दीजिएगा कि सैक्रिफाइसिंग गेनिंग रेशियो निकालना है और हमें अभी यहाँ देखकर हमको नहीं समझ में आ रहा है कि कौन सैक्रिफाइस कर रहा है और कौन गेन कर रहा है। तो आप कोई भी फॉर्मूला लगाइए। इधर सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला लगाइए, गेनिंग का लगाइए। और आप सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला लगाते हैं तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या है? ओल्ड रेशियो माइनस। तो ए के लिए और बी के लिए दोनों में आप सैक्रिफाइसिंग का फॉर्मूला लगा लीजिए। दोनों में आप सैक्रिफाइसिंग का फॉर्मूला लगाइए। तो आप एक देखेंगे कि एक पार्टनर का रिजल्ट पॉजिटिव आ रहा है, मतलब एक पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा है और सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला लगाते हैं तो किसी का निगेटिव रिजल्ट आएगा। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला लगा के रिजल्ट आपका निगेटिव हो रहा है, इसका मतलब न्यू ज्यादा हो रहा है। ठीक है। वो क्या कहलाएगा? आपका गेन। ठीक है। अब अगर हम ए को निकालते हैं, एज सैक्रिफाइस, क्या शब्द यहाँ पर लिखा गया है? एज सैक्रिफाइस। बच्चे यहाँ पर गलती कर देते हैं, वो लिख देते हैं एज सैक्रिफाइस की रेशियो और न्यू का फॉर्मूला लगा, गेनिंग का फॉर्मूला लगा देते हैं। समझ है ना? तो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया? ए का सैक्रिफाइसिंग रेशियो, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो का एक फॉर्मूला लगाएंगे। ये सब ध्यान रखिएगा, स्टेप मार्किंग होता है। अब ए का ओल्ड रेशियो कितना है? 1/2। ठीक है। और इनका न्यू रेशियो कितना है? 3/5। कितना होगा? 10 रेशियो में आ जाएगा। 2 5 का 10
5 टू जा 10, 3 टू जा 6, माइनस 1/10। कोई दिक्कत है इसमें? कोई दिक्कत है? अब देखिए सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला लगाया, लेकिन ये का रिजल्ट क्या आ गया? नेगेटिव में आ गया। मुझे बताइए ये गेनिंग कहलाएगा सैक्रिफाइसिंग कहलाएगा? बस यहाँ पर आप गेनिंग बात कर सकते हैं। ठीक है, फिर आपको क्या फॉर्मूला किसका निकालना है? बी का सैक्रिफाइसिंग। अब ए जितना से गेन किया है उतना से ही बी क्या करेगा? सैक्रिफाइस करेगा। तो बी का भी सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना है। तो बी का ओल्ड रेशियो कितना है? 1/2। न्यू कितना है? 2/5। एलसीएम कितना आएगा? 10। 2 5 जा 10, 5 हो जाएगा, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 2 2 जा 4, 1/10। ये क्या पॉजिटिव है ना? कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है? ये एग्जांपल 1। एग्जांपल 2 में देखिए, मान लीजिए ए एंड बी, ए बी एंड सी आर इक्वल पार्टनर्स। ए बी सी आर इक्वल पार्टनर्स, ठीक है? इन फ्यूचर सी टेक्स 1/10 from A. Calculate new ratio. मुझे बताइए यहाँ पर आपका ओल्ड रेशियो दिया हुआ है और C जो है 10 कर रहा है 1/10 किससे? A से। तो C को ज्यादा मिल रहा है कितना? 1/10। तो C गेन कर रहा है कितना? 1/10। और कौन सेक्रीफाइस कर रहा है? ये कितना सेक्रीफाइस कर रहा है? तो गेनिंग सेक्रीफाइस क्लियर हो गया 1/10। यहाँ शब्द लिखा हुआ है फ्रॉम, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? फ्रॉम। मतलब 1/10 माइनस करेंगे, है ना? किसमें माइनस करेंगे? ए से माइनस करेंगे। ए का न्यू रेशियो निकालना पड़ेगा। तो न्यू रेशियो निकालने का 2 तरीका बताए थे यहाँ पर कि अगर जो पार्टनर गेन कर रहा है तो उसके पुराने वाले में जोड़ दो। तो सी गेन कर रहा है, सी में जोड़ दोगे, और ए सेक्रीफाइस कर रहा है तो ए के प्रोडक्शन में आप माइनस करोगे। बी तो एज इट इज कांस्टेंट आपका इक्वल सेम रहेगा, ठीक है ना? तो यहां पर सी का सॉल्यूशन में देखिए, गेनिंग रेशियो कितना हो गया? 1/10 हो गया। और ए का सेक्रीफाइस से कितना हो गया? 1/10। तो क्या ए का, ए बी और सी का न्यू रेशियो निकल जाएगा? बना सकते हैं तो बना दे, बन जाएगा, कोई इशू नहीं है। आगे चले, नोट कीजिएगा, कर लीजिए। क्या कर 3 मिनट लगेगा। फोटोग्राफर नहीं दो। चलिए एग्जांपल नंबर 3 में जो बोल रहा हूं उसको लिखिएगा और उसका सॉल्यूशन आपको करना। ठीक है, ए बी एंड सी आर पार्टनर्स whose share are 5:3:2. Full stop. 3:2. ठीक है, full stop. A surrendered 1/5 of his share in favor of C. In favor of C. Calculate new ratio and gaining sacrificing ratio. Gaining and sacrificing ratio. You have 2 minutes. Maximum time is 2 minutes. बनाइए 2 मिनट से ज्यादा टाइम मत दीजिए। आप लोग वही है
बातें ज्यादा करते हैं वो दिमाग कम लगाते हैं, हमेशा ध्यान रखें दिमाग लगाना पड़ता है। तीन पार्टनर थे ए बी और सी, हाँ ना। ए का रेशियो कितना था 5/10, 3/10, 2/10, कहीं ना था। लैंग्वेज लिखा हुआ है कि ए सरेंडर मतलब सरेंडर कर रहा है, सैक्रिफाइस कर रहा है। क्या कर रहा है 1/5 ऑफ हिज वर्ड, क्या लिखा हुआ है ऑफ हिज, कौन अपने, तो ए अपने शेयर का कितना सरेंडर कर रहा है, इसका 1/10 क्या दिक्कत है, कितना आएगा 5/10 आएगा या 1/5 आएगा ना। तो ए दे रहा है ना 1/10 हो गया। तो ये ए दे रहा है, ये सरेंडर कर रहा है, किसके फेवर सरेंडर कर रहा है, सी के फेवर में। तो ये सैक्रिफाइस कर रहा है ना, और सी क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। बी में कोई इम्पैक्ट ही नहीं है, तो न्यू रेशियो नहीं निकल जाएगा। हाँ, न्यू रेशियो का निकालना के क्या तरीका था, ओल्ड माइनस सैक्रिफाइस था, 5/10 माइनस 1/10 कितना देगा 4/10, ये 3/10 रहेगा ही रहेगा, और ये 2/10 प्लस 1/10, 3/10, 4:3:3 आ गया न्यू रेशियो। सैक्रिफाइसिंग से निकल ही गया हुआ है। सर नंबर गलती लिख दिए थे, 5 से लिख दिए थे। चलिए नोट कर लीजिए, हो गया सर। चलिए हो गया। इसी बेसिस पे कुछ क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, रेशियो। आप PSR में, एडमिशन में, रिटायरमेंट में या डेथ में कोई भी सवाल बनाते हैं, आप बैलेंस शीट बनाते हैं, रिवैल्यूएशन बनाते हैं, आप गुडविल का ट्रीटमेंट करते हैं, सारा कुछ यहीं से काम होने वाला है। और अगर आप ये गलत निकल गया, हमारी गेटिंग सैक्रिफाइसिंग गलत निकाल दिए, तो सर उधर एडजस्टमेंट भी गलत हो जाएगा। तो गलत आप थोड़ा सा करेंगे, लेकिन उसका हर जाना आपको हर जगह बढ़ना पड़ेगा, तो पूरा सॉल्यूशन गलत हो जाएगा। और लॉन्ग में ये सवाल आ जाता है, लॉन्ग में कैसे आएगा, बैलेंस शीट देगा, रेशियो देगा, ओल्ड सैक्रिफाइसिंग गेटिंग निकालने के लिए दे देगा, बोलेगा प्रिपेयर फॉर न्यू बैलेंस शीट, या बोलेगा एडजस्टमेंट करिए, गुडविल का एडजस्टमेंट, रिजर्व का एडजस्टमेंट। अब आप रेशियो ही गलत निकाल दिए सपोज, तो गुडविल का एडजस्टमेंट गलत हो जाएगा, रिजर्व का गलत हो जाएगा, पूरा बैलेंस शीट गलत हो जाएगा। तो गलती तो की रेशियो में, तो उसी को फॉलो करते चलिए। तो पूरा 5 नंबर सवाल आता है, तो 5 का 5 खराब हो जाएगा, मेहनत भी पूरा बेकार हो जाएगा। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि रेशियो का बहुत स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, ठीक है ना। चेंज इन रिलेशन, इसमें कुछ एग्जांपल्स हैं, एंड एग्जांपल आपका 10 तक है, 10 तक नहीं, 5 तक। एग्जांपल 3 का जितना भी केस है वो कर देंगे, एग्जांपल 2 करेंगे, एग्जांपल 1 करेंगे। क्वेश्चन में क्वेश्चन में सॉल्यूशन है, क्वेश्चन में आप 4.39 पे 1 से लेकर 4 तक, 4 में 4 के स्प्रेड है वो कर देंगे, समझ में। क्या हम लोग एक टॉपिक और कर लेंगे, गुडविल का कर लेते, छोटा सा टॉपिक कर लिया जाए। सर क्वेश्चन कितना बोले, क्वेश्चन 1 to 4 इसको बनाएंगे, मतलब कि बनाएंगे एंड ग्रुप में सबमिट कर देंगे, हम उन्हें दिखा देंगे ग्रुप में सर, या सब इधर ग्रुप में सबमिट कर दिया, सर सब देख लेगा सर, कोई कॉपी भी करता है सर, कॉपी लेकर आएंगे, हम देखेंगे। सर उसमें से देता है, हाँ बोलिए, पर भी बना सकता है, नहीं समझ रहे हो, अच्छा पुराना वाला टॉपिक है सर ग्रुप में तो सबमिट है, उसमें से देता भी तो बना सकता है। नहीं तो देखो अपना गलती करेगा, सिंपल सी बात है कि आप अपने आप बेईमानी करें ना, अपने आप से बेईमानी करें, आप किसको धोखा दे रहे हैं। सर कोई सॉल्यूशन मांगता है, नहीं वो सॉल्यूशन नहीं मांगते। एक क्वेश्चन मांगे थे सर, देख रहे सर, गुडविल का टॉपिक कर लिया जाए,
कर लेते छोटा सा टॉपिक है, कर ले। नो सर, हाँ, 11 का दीजिए सर, क्या सर कोई बच्चों को दिया ऐसा करिए, पीएसआर को स्टॉप करके आइए। पीएसआर को स्टॉप करिए, कल हम लोग गुडविल, रिजर्व और WCRB कर लेंगे। ठीक है, चलिए, ओके, बाय बाय। मजा आता है। रिवीजन नंबर 3 ऑल्सो होगा। 3 नहीं 2 होगा, पहले तो ये बाकी हुआ था टेस्ट हो गया था। रिवीजन 2 2 नहीं 3। सर 2 होगा सर, पहला क्लास शिफ्टिंग किए तो उसके सर बीच में नहीं है। सेकंड का सर आपको Yes, ऐसा कैलकुलेट करना सिखाते हैं। yes please फंडामेंटल खुद चेक कर लीजिए जो डाल देंगे इसमें सर नहीं सर ये रिवीजन 2 सर सर 3 होगा सर। तो बात ये थी यही मैं बोला है मनी। यस यस मैंने बोला यस आना दिखेगा रिवीजन बोलेगा 3 तो याद रहेगा। बस आदमी चैप्टर था जो सिकट मैं यही बोले थे 3 चेंज इन पीएसआर among the existing partners। ठीक है, इसमें हम लोग आज टॉपिक पढ़ेंगे अकाउंटिंग ऑफ गुडविल। ठीक है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, वेरी इजी टॉपिक है। एज यू नो, गुडविल तो जानते हैं कि इनटेंजिबल फिक्स्ड एसेट है। ठीक है, जिसके 2 टाइप होते हैं, एक सेल्फ जनरेटेड गुडविल और एक परचेज गुडविल। तो जो बैलेंस शीट में गुडविल दिखता है वो परचेज गुडविल दिखता है। तो बुक्स में जो गुडविल दिखेगा, मतलब जो आपको सिचुएशन दे सकता है गुडविल का, वो 2 गुडविल दिखेगा। एक गुडविल दिखेगा जो अपेयर्ड बैलेंस शीट हो, या इसी को लिख सकता है appeared in books, appeared in books। ठीक है, मतलब कि बैलेंस शीट बना हुआ है, बैलेंस शीट के एसेट साइड में क्या दिख रहा है, गुडविल दिख रहा है। एकदम सिंपल, ध्यान रखिएगा, ये पूरा ट्रीटमेंट आपका एडमिशन में भी, रिटायरमेंट में भी काम आने वाला है। यानी ये गुडविल कहां दिखेगा, बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट का ये कौन सा साइड है, एसेट साइड दिया हुआ है, और यहां पर आपको गुडविल दिख रहा है। ठीक है ना, ये गुडविल बोलते हैं, गुडविल अपीयरिंग इन बैलेंस शीट या बुक्स। ठीक है, तो इस गुडविल का ट्रीटमेंट क्या होगा, बैलेंस शीट में है, इनटेंजिबल है, इसका कोई रिटर्न नहीं आएगा जब तक हम बेचेंगे नहीं बिजनेस को। ठीक है, तो रिटर्न नहीं आएगा तो एक तरीके मेरे लिए इनटेंजिबल, इसको राइट ऑफ करेंगे। ये फिक्टिटियस एसेट नहीं है, गुडविल फिक्टिटियस एसेट नहीं है, इनटेंजिबल है। तो इस गुडविल को क्या करेंगे, इमीडिएटली राइट ऑफ among the old partner, जिसको हम एग्जिस्टिंग पार्टनर बोलते हैं। सर आप मेरा गलती बोला सर मैं है वर्ड चेंज करेंगे यही सर का खराब है। बच्चा जान गया तो इन ओल्ड रेसिपी, बच्चा जान गया तो एक नया चीज बना लेते हैं, इन ओल्ड रेसिपी। ठीक है ना, किस से राइट ऑफ करेंगे, अब राइट ऑफ का मतलब कि उसको एलिमिनेट करिए। राइट ऑफ का मतलब क्या होता है, एलिमिनेट, एलिमिनेट समझते हैं ना, एलिमिनेट करना, छाटो, हटाओ। एसेट्स में जो भी चीज होता है उसका बैलेंस क्या होता है, डेबिट होता है ना। अब इसको राइट ऑफ एलिमिनेट करिएगा, क्या करोगे, क्रेडिट करोगे। ठीक है, अब इसको क्रेडिट करेंगे, किसके बीच में राइट ऑफ करना है, पार्टनर्स के बीच। तो जब ये क्रेडिट होगा तो कोई ना कोई डेबिट होगा, कौन डेबिट होगा, पार्टनर। तो उसका जो जर्नल एंट्री बनेगा
गेनिंग है नहीं सर वो बात नहीं सर, सही बात नहीं सर। ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल स्लैश करेंट अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट कब होगा? जब कैपिटल क्या होगा? फ्लक्चुएटिंग होगा। और करेंट अकाउंट कब होगा? जब फिक्स होगा। जैसे कल टेस्ट परसों टेस्ट दिया था तो फिक्स था तो उसमें करेंट अकाउंट टू गुडविल अकाउंट। इसको आप राइट ऑफ करेंगे किसमें? ओल्ड सॉरी तो दिक्कत है इसमें नहीं ना। यहां पर एक एग्जांपल लेते हैं। ए बी एंड सी आर इक्वल पार्टनर्स। ए बी एंड सी आर इक्वल पार्टनर्स। They decided to share future profits at 2:3:1. They decided to share future profit at 2:3:1. Old ratio दिया है, new ratio दिया है, कैसे सर्वाइव समझ जाएंगे, निकल जाएगा। At that time goodwill appearing in books was rupees 90,000। बुक्स में goodwill कितना था? 90,000। पास जर्नल एंट्री। क्या पास करना है? जर्नल एंट्री। अब देखिए सवाल ये आया, ये सवाल दिया तो सवाल में आप रीड करते हैं तो देखते हैं कि एक ओल्ड रेशियो दिया हुआ है और एक क्या दिया हुआ है? न्यू रेशियो दिया हुआ है। ठीक है, लेकिन सवाल में बोलता है कि गुडविल जो अपीयरिंग इन द बुक्स है वो कितना है? 90,000 है। और रिक्वायरमेंट से कि पास करिए जर्नल एंट्री। सवाल में कहीं बोला कि कैलकुलेट गेनिंग रेशियो सैक्रिफाइसेस नहीं, तो आप नहीं निकालेंगे। क्यों नहीं? क्योंकि यहाँ पर एडजस्टमेंट गुडविल का गेनिंग सैक्रिफाइस में करना ही नहीं है। गुडविल जो बैलेंस शीट में अपीयर है उसकी ट्रीटमेंट करनी है, तो वो क्या है कि उसको उसके एंट्री पास करने की। जो गुडविल बैलेंस शीट में अपीयर है यानी बुक्स में अपीयर है उसको इमीडिएटली हमको क्या करना है? राइट ऑफ करना है। किसमें? ओल्ड पार्टनर, क्योंकि चेंज इन रेशियो पर यहाँ पर कोई न्यू पार्टनर आने वाला नहीं है। जो भी पार्टनर है उन्हीं के बेस में करना है। तो उसका एंट्री क्या करते हैं? ओल्ड पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट डेबिट या करेंट अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। तो यहाँ पर कैपिटल फ्लक्चुएटिंग फिक्स लिखा हुआ है, क्या मानेंगे? फ्लक्चुएटिंग मानेंगे। जब नेचर ऑफ कैपिटल नहीं दिया रहा है तो क्या मानते हैं? फ्लक्चुएटिंग। तो जब फ्लक्चुएटिंग रहे तो क्या लिखेगा? कैपिटल। और कितने पार्टनर है? एक पार्टनर। अब इनका पहले फाइंड आउट कीजिए कि किस रेशियो में करना है। तो ओल्ड रेशियो। तो ओल्ड रेशियो क्या है? 1/3 इक्वल है ना। ओल्ड रेशियो क्या है? इक्वल। 3 पार्टनर तो 1/3। यस सर। तो एंट्री क्या हो जाएगा? एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीच कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। एबीसी 30,000 हो जाएगा। 90,000 तो 3 कर लीजिएगा और 90,000 का आपका गुडविल जाएगा। कोई इशू नहीं है? नो सर, कोई इशू नहीं। यहाँ पर एंट्री कर देंगे। एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीच कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू चले आगे। यस सर। ये तो था बड़ा इजी टॉपिक, इजी कॉन्सेप्ट, इसमें कोई दम ही नहीं। अब आते हैं अफेयर नहीं और गुडविल जो अपीयर्ड आउटसाइड द बैलेंस शीट, यानी इंफॉर्मेशन ऑफ गुडविल
गिवन इन एडजस्टमेंट। इंफॉर्मेशन ऑफ गुडविल कहां दिया हुआ है? एडजस्टमेंट में दिया हुआ है। ये एडजस्टमेंट क्या होता है? एडजस्टमेंट का मतलब वैसे इंफॉर्मेशन होते हैं जिसका एडजस्टमेंट करना बाकी है, जिसको हम एडजस्टमेंट करेंगे, और वो इंफॉर्मेशन बैलेंस शीट के बाहर रहते हैं। और हम पढ़ते हैं डबल एंट्री सिस्टम। क्या पढ़ते हैं? डबल एंट्री। डबल एंट्री, ठीक है? डबल एंट्री। Yes, sir. आप 11th में किताब में डबल एंट्री। डबल एंट्री। डबल एंट्री पता है? डेबल एक्सपेक्ट डेबिट एंड मतलब डेबिट क्रेडिट बराबर होना है। समझ में आ रहा है? अब जैसे चेंज इन पीएसआर का चैप्टर है, चेंज इन पीएसआर मतलब ये दिख रहा होगा, यहाँ पर एक बैलेंस शीट दिख रहा है। ये बैलेंस शीट में इंफॉर्मेशन, मान लीजिए बैलेंस शीट है, या ये बैलेंस शीट नहीं है, और यहाँ पर गुडविल है। यहाँ पर क्या है? गुडविल है। तो ये गुडविल क्या कहलाएगा? बैलेंस अपियर इन बैलेंस शीट की अपियर आउटसाइड बैलेंस शीट, इन बैलेंस शीट। तो ये ट्रीटमेंट चलेंगे। Yes, sir. है करते। और ये बैलेंस शीट क्लोज हो गया, इसका यहाँ कुछ इंफॉर्मेशन 1 2 Adjustment है। 3 ये इंफॉर्मेशन एडजस्टमेंट है। अब मान लीजिए यहाँ भी लिखता है पॉइंट नंबर 2 गुडविल वैल्यू 5,000 50,000 10 लाख जो भी, तो वो गुडविल यहाँ पर है आउटसाइड द बैलेंस शीट। यानी ये गुडविल सेल्फ जनरेटेड है, यानी ये गुडविल जो आपने कैलकुलेट कर लिया है कि हमारे फर्म का गुडविल इतना बन चुका है। ठीक है जी सर। यानी इसको आप ये भी बोल सकते हैं द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में, या गुडविल रीवैल्यू। देखिए एक एमसीक्यू सवाल आपका बन सकता है गुडविल का कि एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन there are some reasons of reconstitution. One of them is change in PSR among the existing partner. And apart from change in PSR of existing partners, there are also some reasons, that is admission of partner, retirement of partner and death of partner. इस सारे में रिवैल्यूएशन किया जाता है। क्या किया जाता है? रिवैल्यूएशन। किस एसेट का रिवैल्यूएशन होना है नहीं होना है वो कंपल्सरी नहीं है कि करना ही है रिवैल्यूएशन। वो मार्केट से आप कर लीजिए नहीं कर लीजिए, लेकिन एक चीज का रिवैल्यूएशन कंपल्सरी बंद हो जाता है। वो आपकी किताब में क्वेश्चन में कोई गुडविल का रिवैल्यूएशन दे या ना दे, लेकिन एट द टाइम ऑफ रिवैल्यूएशन एक चीज का रिवैल्यूएशन करते हैं, वो है गुडविल। क्यों करते हैं ये समझ लीजिए। हम रेशियो चेंज करते हैं, मान लीजिए इसी से चैप्टर में आते हैं, हम रेशियो चेंज करते हैं। तो रेशियो हमेशा चेंज थोड़ी करते हैं। आप 5 साल से बिजनेस कर रहे थे ना, 5 साल से बिजनेस जैसे था चल रहा है, प्रॉफिट आ रहा है, बटाया जा रहा है। 5 साल बाद आप एक ऐसे समय सिचुएशन पे आते हैं जहां पर पार्टनर के बीच में पर डिस्प्यूट जैसा सिचुएशन बन रहा है, या कुछ आप सोचे कि नहीं थोड़ा सा इसको रिकॉन्स्टिट्यूट रिकंस्ट्रक्ट कर लेते हैं, अपने बिजनेस को कर सकते हैं। 5-10 साल में अपने घर का भी आप रिनोवेशन कर लेते हैं, घर के स्ट्रक्चर को भी चेंज करते हैं, तो आप अपने फर्म को भी क्यों नहीं चेंज कर लें? तो 5 साल बाद आप रेशियो में चेंजिंग कर देते हैं। तो रेशियो में जब 5 साल बाद चेंजिंग करते हैं, तो अगले आने वाले फ्यूचर में जो आप प्रॉफिट शेयर करेंगे, या उस एसेट पे किसी पार्टनर का राइट होगा, या कोई लॉस कोई पार्टनर बॉन्ड करेगा, या लायबिलिटी कोई पार्टनर सहेगा, तो आने वाले फ्यूचर के लिए जो भी कहानी, जो भी घटनाएं होनी है, जो भी बंटवारा होगा, वो तो नए रेशियो होगा जो रेशियो बना चुके हैं, कहना करेंगे। तो सर जो ड्यूरिंग 5 ईयर्स से बिजनेस चला, जिसमें अच्छा खासा 5 साल प्रॉफिट कमाया, अच्छा खासा 5 साल प्रॉफिट कमाया, तो फर्म का 5 साल में गुडविल भी तो बन गया, नाम भी तो बन गया, रेपुटेशन बन गया, तो क्या बन गया? गुडविल भी तो बन गया। तो जब आप रिकॉन्स्टिट्यूशन कर रहे हैं, तो 5 साल का जो बेनिफिट है गुडविल के रूप में और रेशियो चेंज कर रहे हैं। अब कोई पार्टनर ज्यादा, किसी को फ्यूचर में ज्यादा मिलने वाला है, गेनिंग है ना, रेशियो चेंज कर तो गेनिंग सैक्रिफाइसिंग हो जाएगा। तो फ्यूचर में जिसको ज्यादा मिलने वाला है, वो तो गुडविल का पैसा उसको ज्यादा मिल जाएगा, फ्यूचर में मिल जाएगा ना। तो इसी पर्पस के लिए जो पार्टनर होते हैं, जो ये रेशियो चेंज करते हैं, तो जो सैक्रिफाइस करने वाले हैं, तो वो अपना दिमाग लगाते हैं, या एक तरीके से एक कंडीशन लगा देते हैं कि भैया जो 5 साल का बेनिफिट जो तुम फ्यूचर में तो ले ही लेगा गुडविल के रूप में, वो बेनिफिट को हम रीवैल्यू कर लेंगे। यानी गुडविल का हम क्या करते हैं? एक वैल्यूएशन कर लेते हैं।
5 साल का प्रॉफिट का वैल्यूएशन कर लेते हैं। 10 साल है तो 10 साल का, 3 साल है तो 3 साल का। तो ये वैल्यूएशन ही क्या करता है, कहलाता है रीवैल्यूएशन। अब मान लीजिए अगले 5 साल बाद फिर आप करते हैं तो फिर ड्यूरिंग द 5 ईयर जो बना उसका फिर से आप क्या कर लीजिए, रीवैल्यूएशन कर लीजिए। बात समझ आ रही है? तो जिस समय फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है उस समय गुडविल को रीवैल्यूएशन करना कंपल्सन हो जाता है, क्योंकि फ्यूचर में बेनिफिट पार्टनर ले जाएगा। तो किसी एसेट का हो ना हो गुडविल का कर दो, क्योंकि गुडविल का वैल्यूएशन आप पास्ट ईयर परफॉर्मेंस से करते हैं, पास्ट ईयर प्रॉफिट पे करते हैं, जो आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा कि गुडविल कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो यहां पर क्या मिलेगा सवाल आपके एडजस्टमेंट में। एडजस्टमेंट में नीचे दिख देगा गुडविल हैविंग वैल्यूड इतना था, इतना लाभ। ठीक है ना, तो वो गुडविल कहां है, बैलेंस शीट के बाहर। समझ गए ना ये कहानी? सर इसके 2 तरीके से हम ट्रीटमेंट करेंगे। अगर कुछ इंफॉर्मेशन नहीं दिया, लिख दिया कि गुडविल बैलेंस शीट के बाहर इतना वैल्यू है, रीवैल्यू हुआ, और कुछ इंफॉर्मेशन नहीं दिया कि गुडविल अकाउंट खोले या ना खोले, तो उस समय सिंगल एंट्री पास करेंगे। बड़ा इंपॉर्टेंट है, सिंगल एंट्री पास करेंगे गेनिंग एंड सैक्रिफाइसिंग का। लेकिन ध्यान रखना, लिखता है गुडविल हैज बीन रीवैल्यूड, ये लिखेगा बैलेंस शीट के बाहर, और बोलेगा पास जर्नल एंट्री बाय ओपनिंग गुडविल अकाउंट। पास जर्नल एंट्री बाय ओपनिंग गुडविल अकाउंट, मतलब समझ में आ रही है? गुडविल अकाउंट खोलकर एंट्री पास करिए तो दोनों का ट्रीटमेंट अलग होगा। एक होगा विद गुडविल अकाउंट, एक हो गया विदाउट गुडविल अकाउंट। तो जब विदाउट गुडविल अकाउंट बोले यानी बिना गुडविल अकाउंट खोले बनाना है तो वहां पर सिंपल आंख बंद करके सिंगल एंट्री पास करेंगे, एडजस्टिंग एंट्री जिसको बोलते हैं। गेटिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और उस गुडविल को बांटेंगे गेनिंग एंड। तो उसका गुडविल पे कोई इंपैक्ट, ना गुडविल डेबिट हुआ ना गुडविल क्रेडिट हुआ, गुडविल एज इट इज है, वो वैल्यूएशन कर ली। सिर्फ वो पैसा जो बेनिफिट आप फ्यूचर में कोई लेने वाला है वो जो बेनिफिट लेगा वो गेनिंग कहलाएगा। तो वही पार्टनर जितना बेनिफिट लेंगे उतना कॉम्पनसेशन कर दीजिए। किसको कॉम्पनसेशन कीजिए? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। समझ गए? और दूसरा है कि सर बाय ओपनिंग गुडविल अकाउंट। तो जब बाय ओपनिंग गुडविल अकाउंट बोले तो यहां पर क्लियरली आप अगर वर्ड को पकड़ते तो बोला बेटा गुडविल अकाउंट खोल, और वहां तुम जबरदस्ती करोगे गेनिंग सैक्रिफाइसिंग, दोनों का एंड रिजल्ट सेम आएगा। दोनों का एंड रिजल्ट सेम आएगा, लेकिन ट्रीटमेंट गलत हो जाएगा अगर तुम एडजस्टिंग एंट्री पास करते हो। तो जब गुडविल अकाउंट खोलने के लिए बोले तो वहां पर गुडविल अकाउंट खोलेंगे। ठीक है, और क्या होगा, गुडविल को पहले हम अकाउंट खोल के यानी गुडविल को डेबिट करेंगे, क्योंकि मेरे लिए एसेट बन जाएगा। क्या बन जाएगा? एसेट। गुडविल अकाउंट डेबिट और गुडविल का बेनिफिट पार्टनर को देंगे। अब देखिए किस रेशियो में देंगे हम नहीं बताएंगे, ये आप बताएंगे। अभी तरीके से बोलना चाहिए था, ठीक है, आराम से तरीके से बोलेंगे, क्यों देंगे, है ना? अब ध्यान दीजिएगा, गुडविल 5 साल का हम कैलकुलेशन किए। अब मान लीजिए हम ईयर 0 पे होते हैं और ईयर 0 से ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4, ईयर 5 पे आ गए, प्रॉफिट कमा के गुडविल अर्ज लिए, है ना? अब यहाँ पार्टनर सोचता है कि हम रेशियो चेंज करते हैं। ये 5 साल का जो बेनिफिट है, ये 5 साल का बेनिफिट, इस बेनिफिट पे अधिकार ओल्ड पार्टनर का होगा ना, लेकिन वो अधिकार किस रेशियो में बांटने का होगा? ओल्ड रेशियो में होगा। ओल्ड रेशियो। समझ गए? जी सर, जी सर। अब देखिए बात, अब इसी गुडविल को हमें खत्म एलिमिनेट करता है। यस सर। तो राइट ऑफ करेंगे तो गुडविल को क्रेडिट करेंगे। यस तो सर। राइट ऑफ मतलब राइट ऑफ करेंगे तो सर आप गुडविल को फ्यूचर में कैसे करेंगे वो एडजस्ट वो, तो सर फ्यूचर में जो रेशियो बांटने वाले वो कौन सा रेशियो है? न्यू रेशियो। तो जो राइट ऑफ करेंगे किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो। न्यू रेशियो। चलिए एक जगह जर्नल एंट्री बाय सॉरी सनी देओल बोले विदाउट बी कॉन्सेंट्रेट विदाउट
मिस्टर नवनीत, बुला के भेजेंगे। बुलाइए कौन द स्टेज आइए। विदाउट ओपनिंग गुडविल अकाउंट। सॉरी पता नहीं क्या बीमारी है हाथ को हमसे लगा रहे हैं तुमको हाथ से हाथ को दूसरी हाथ को हम लोग से। मिस्टर नवनीत, इसके जवाब आप देखिए। अच्छा देखिए, जर्नल एंट्री पास करना है किसका, जो गुडविल कहां पर है, आउटसाइड आउटसाइड। और विदाउट ओपनिंग मुझे बताइए, गुडविल का यहाँ पर खोलना है? नो सर। नहीं खोलना है, तो बस क्या एंट्री पास होगा? सर गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रेटरी। गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सिंगल एंट्री पास करेंगे। तो इस केस में सिंगल एडजस्टिंग एंट्री विल पास, कोई दिक्कत नहीं है। और वो सिंगल एडजस्टिंग एंट्री क्या जाएगा? गेनिंग पार्टनर कैपिटल रेंट अकाउंट, दूसरे पार्टनर कैपिटल रेंट अकाउंट। ये कैपिटल हम लिख दिया है, करंट भी लिखेंगे। करंट कब लिखेंगे? कैपिटल ये फिक्स होगा। फिक्स मतलब इतना टाइम क्यों लगता है? मौका दे रहे सर थे। हाउस का मौका ही दे रहे थे सर। पता नहीं इस टाइम आवाजें मुझसे नहीं निकली। खा के नहीं आए हो? टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ जो वैल्यू आएगा वो कौन सा वैल्यू होगा समझिए। गुडविल का जो वैल्यू होगा वो ले लीजिएगा इनटू गेनिंग या सैक्रिफाइसिंग रेशियो। जीएस समझते हैं ना? गेनिंग या सैक्रिफाइस। जीएस मतलब गेनिंग या सैक्रिफाइसिंग, यस सर। दोनों बराबर होते हैं। और दूसरा हो सकता है सिचुएशन जेई। जेई मतलब बाय ओपनिंग गुडविल अकाउंट, बाय ओपनिंग गुडविल अकाउंट, ठीक है ना? यस सर। अब यहाँ पर तो गुडविल अकाउंट खोलने के लिए बोल दिया, तो अगेंस्ट क्वेश्चन नहीं जाना है। क्वेश्चन तो यहाँ पर आप पहले करेंगे रेज करेंगे गुडविल, रेज गुडविल अमॉन्ग दी ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड टीएस, ठीक है? ये ध्यान रखिएगा। और इस केस में एंट्री हो जाएगा गुडविल अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कोई दिक्कत नहीं ना है? और यहाँ वैल्यू आप इसको और में बांट लीजिएगा। जैसे मान लीजिए कि 1 लाख गुडविल का वैल्यूएशन हुआ, ठीक है ना? क्या हुआ? ये तो बुक्स में है। 1 लाख का गुडविल का वैल्यूएशन हुआ, ठीक है ना? और आपका और रेशियो 2:3:1 है, 2:3:1 नहीं तो डिस्ट्रैक्शन में आ जाएगा। 5 दिन दो, 5 दिन दो, तो 5 दिन 8 दो 10, 5/10, 3/10, 2/10 हो गया। तो ये ओल्ड रेशियो है। तो उस 1 लाख को आप 5/2 में बांट दीजिए, ठीक है ना? तो यहाँ पर गुडविल अकाउंट डेबिट हो जाएगा 1 लाख से टू एज कैपिटल 5/2 यानी 50,000 हो जाएगा। 20 कैपिटल 30,000 और 80 कैपिटल 20,000। कोई दिक्कत नहीं है? अब मान लीजिए कि पार्टनर डिसाइड टू सेल फ्यूचर प्रॉफिट 325, तो 5/3 10 को चेंज हो गया ना? तो न्यू रेशियो 3/5 हो गया। तो उसी 1 लाख के गुडविल को हम क्या करेंगे? राइट ऑफ करेंगे। किस रेशियो में? 3/5 मतलब न्यू रेशियो, ठीक है ना? तो पहले गुडविल को हम क्या कर दिए? रेज कर दिए। दूसरा गुडविल को क्या करेंगे? राइट ऑफ द रेज गुडविल इन न्यू पीएसआर। किस गुडविल में? किस रेशियो में? न्यू पीएसआर।
इसका एंट्री क्या हो जाएगा, यही एंट्री चेंज हो जाएगा। इसको कौन किस तरह से बनने से न्यू रेशियो, कोई दिक्कत है इसमें? क्लियर है ना, क्रिस्टल क्लियर हो गया? जी सर। अब इसको नोट कर लीजिए। नहीं सर करिए ठीक है, आप लोग वेट करिए, आप फोटो खींच करिए, आप लोग तुम भी अभी नोट करो, तुम्हारा ठीक है ना कॉन्सेप्ट पूरा एकदम हाँ सर। तुम्हारा नोट। हाँ, इस पे हम एक क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है? बहुत अच्छा है ना, क्लिक कर दो। अरे बड़े लोग तो लोग किया हुआ है तो ऐसा चलिए आज हाँ डाउट बताइए। 19 क्वेश्चन कोई बनाया मेरा है? पहले एग्जाम्पल नहीं सर, नहीं बनाया है। उसमें पास एडजस्टमेंट डिस्टर्ब मेरे 9 का नहीं बनाया, नहीं बनाया। क्वेश्चन नंबर 9 वो खोलो आप। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। बहुत अच्छा, very important। A and B are partners in a firm sharing profit in the ratio of 2:1। दो पार्टनर हैं A और B, जिनका रेशियो है 2:1, यानी 2/3 एंड 1/3। ये ओड रेशियो है, ठीक है? They decided that with effect from 1st April 19, they would share future profit in the ratio of 3:2। न्यू रेशियो दिया है आपका 3/5, 2/5। तो क्या हम सेक्रीफाइसिंग में निकाल सकते हैं? ओल्ड माइनस न्यू सेक्रीफाइसिंग होता है ना, क्या हो जाएगा इसका एलसीएम? 15 10 माइनस 9 1/15। ये क्या करेगा आपका? सेक्रीफाइस करेगा, और ये कितना जाएगा एलसीएम? 3/5 माइनस 6 माइनस 1/50। ये क्या कर गया आपका? गेन कर गया। बट ध्यान से, दिस डिसीजन was taken after the net profit for the year ended 31st March 20 of 90,000 was distributed in old ratio। ये जो न्यू रेशियो है, ये न्यू रेशियो कब चेंज हो रहा है? 1 अप्रैल 19 को। ये फाइनेंशियल ईयर क्या है आपका? 1920 है। अब 19-20 का जो प्रॉफिट होगा, इस प्रॉफिट को किस तरह से बांटना चाहिए? आप फाइनेंशियल ईयर 1920 में डिसीजन ले रहे हैं 1/4/19 को, क्या हम इसको 3:2 रखेंगे? तो आज जो डिसीजन ले रहे हैं, तो इस फाइनेंशियल ईयर में आगे के जो प्रॉफिट होंगे, उस प्रॉफिट को कैसे बांटना चाहिए? न्यू रेशियो बांटना चाहिए ना, उसको बांटेंगे न्यू रेशियो चेंज कर दिए। लेकिन क्या हुआ कि ये डिसीजन जो लिया गया, तो उस फाइनेंशियल ईयर का प्रॉफिट जो आया था, कितना आया था? इसको आप किस तरह से बांट दिए? ओल्ड में बांट दिए। तो ओल्ड में बांट दिए, तो ए को कितना मिल गया था? 2/3 मिल गया, जो आया कितना? और बी को 1/3 30,000 मिल गया। बोल सकते हैं मिल गया। और मिलना चाहिए किस रेशियो में? 3/5 मिलना चाहिए था ना। तो 3/5 90,000 कितना हो जाता है? 54,000। 54 और ये 36,000। 2/5 कोई दिक्कत है ना? अब देखिए, इसका क्रेडिट ज्यादा है कि कम है? नहीं समझ रहे? 1,60,000 मिल गया ना। अब मिलना कितना चाहिए? इसको कितना ज्यादा मिल गया? 6,000। तो ये 6,000 रुपया महीने के देगा। हाँ, और बी जो है कहीं ना कहीं 6,000 लेगा। कोई दिक्कत नहीं ना है? चलिए, फर्म्स गुडविल was valued on the basis of aggregate of 2 years profit। on the basis of aggregate of 2 years, 2 साल का जो एग्रीगेट प्रॉफिट होगा, उसका 2 साल का गुडविल होगा। प्रॉफिट
प्रीसीडिंग द डेट डिसीजन बिकेम इफेक्टिव। डिसीजन किस फाइनेंशियल में हुआ है? 1920 में। तो 1920 का प्रॉफिट को गुडविल में लेंगे कि नहीं लेंगे? 1920 में डिसीजन लिया है। कब लिया है? 1 अप्रैल 1919 को लिया। तो गुडविल लेने के लिए क्या बोला है? प्रीसीडिंग द डेट व्हेन बिकेम इफेक्टिव। तो जो डेट पर इफेक्टिव हो रहा है उससे पहले के 2 साल को पकड़िएगा ना। तो पहले का 2 साल क्या क्या हो गया आपका? 17, 18 और लैंग्वेज पकड़ रहे हैं ना कि गुडविल विल बी कैलकुलेटेड एट एग्रीगेट ऑफ 2 years प्रॉफिट। और उस लाइन में लिखा है प्रीसीडिंग द डेट बिकेम इफेक्टिव, लिखा हुआ ना। He forms goodwill was valued on the basis of aggregate of 2 years profit preceding the date decision became effective. एग्रीगेट मतलब एग्रीगेट मतलब टोटल सम। डेट आप कब लिए? डिसीजन कब लिए? 1/19 को। तो ये फाइनेंशियल 1920 में हो गया। तो 1920 का तो फाइनेंशियल नहीं ना पड़ेगा, इससे पहले चलिएगा ना। तो पहले क्या होगा? 18, 19 और 17, 18 हो जाएगा। अब लिखा हुआ है प्रॉफिट फॉर द ईयर 18 एंड 19, यानी 17, 18 और 18, 19 का 60,000 और 75,000 है। तो गुडविल कितना जाएगा? 1,35,000 हो जाएगा। 60,000 प्लस 75,000 1,35,000 हो जाएगा। डिवाइड एग्रीगेट करना है। It was decided that goodwill account will not open in the books of the firm. गुडविल अकाउंट ओपन नहीं करना है। तो गुडविल का ट्रीटमेंट बताए थे। ये गुडविल रीवैल्यू हो रहा है कि बुक्स में है? रीवैल्यू ओपन नहीं करना है। कौन सा कितना इनके पास है? 2 होगी। सिंगल गेनिंग एंड क्लियर है? वो 1/15 वाला and necessary paid to the capital account in which the account of ये capital account का बैलेंस है। बस पास necessary journal entry and prepare the partners capital account। देखो 2 काम करेंगे, एक तो गुडविल का काम करेंगे और इसका भी काम करेंगे। समझ गए? यस सर, समझ गया। कोई दिक्कत है? यहाँ पर 1,35,000 का 1/15 कितना होगा? 9,000 होगा। तो 9,000 रुपए किसको क्रेडिट करिएगा? ए हो करिएगा। और डेबिट किसको कीजिएगा? बी को। तो ए का कैपिटल पहले से कितना है? 1,50,000 है। तो 9,000 बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा? 1,59,000 हो जाएगा। और यहाँ पर जो प्रॉफिट का रेक्टिफिकेशन कर रहे हैं, यहाँ पर एक क्या हो जाएगा? 6,000 से डेबिट हो जाएगा ना। ये बात समझ में आ रही है? 6,000 घट जाएगा तो 53,000 हो जाएगा। बन सकता है, समझ में तो वर्किंग करिए। वर्किंग नहीं है प्रॉफिट, पहले वर्किंग करिए। पास ये पास एडजस्टमेंट हो गया, ये डेबिट होगा और ये क्या जाएगा आपका? क्रेडिट हो जाएगा। ये वर्किंग एक में ये लिखिए वर्किंग 1, वर्किंग 2, वर्किंग 3। ठीक है ना? अच्छा तुम लोग बना लीजिएगा, दिखा सकते हैं। बैंक तो बना दिखाइए। मतलब तुम ऐसा करो बोर्ड बनाओ। ओके सर, चलो तो कितना काम कर रहा हूँ वीडियो में हम आएंगे ना। चलो ना बात वही नहीं है, तरीका आप लोग बनाइए, पहले वर्किंग करिए। बैग बना लीजिए, आराम से लिखिए, हैंडराइटिंग बना के लिखिए, कॉपी को पूरा सरप्लस किया है।
थोड़ा सा गिरा साइड से देता हूँ। अच्छा दिखाओ। एक साथ एंट्री वर्किंग एक साथ होगा, एक साथ ये दोनों यूनिट एक साथ करें, ठीक है। सतासी 87,000 होना। जैसे बना लिया ये हो ना, ये बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, एकदम स्ट्रॉन्ग, यही पूरा बेस है। ये कर दीजिए चटाप तो बनाया है तो बनाया ना, आज तो बना लिया ना सर, ये भी मैं अरे 60 और 30 क्या सोच रहे हैं? टोटल नहीं किया ट्यूशन बंद कर दी। अब चल रहा है, मतलब वही आ रहे हैं, जा रहे हैं, नहीं आ रहे हैं। अब ऊपर से के मेहमान है वो लोग। भाई क्या हाल है, क्या नहीं है? साहब मेरा तो क्या किया है इसको? कहाँ से वो आर्टिस्ट है? LNT का क्या है कि हमको 500 रुपये कॉपी मंगाया है, दे देना पास कर देना। हो गया? हो गया 5 गुडविल कैलकुलेट करिए। गुडविल तो निकल ही गया था ना, लेजर का भी बना सकते हो। सीधा ले रहा हूं, नया बताइए लोगों को। आज रिजल्ट में सरप्लस का भी ट्रीटमेंट करना है। पार्टनरशिप बना दे। हां नहीं बनता। क्या पार्टनरशिप करना है बन जाए पड़ता है। आपको समझ नहीं आया? क्या सर समझ आए कैलकुलेशन ऑफ गुडविल वो तो पास आंसर में क्लियर होगा, ठीक है पास हुआ ना अभी को एज खेल लेगा हमारे कुछ चालू है पहले बात ये भाई चलो चलो भाई इनका विषय में जाएगा पास भाई एक कैमरा चल रहा है 6000 20
करके और तीन कैपिटल वर्ड है ना सर? अच्छा आ गया 60 लाख। क्या बता जाएगा आपका सेम तरीके का इंटीग्रेशन का जाएगा आपका 54 और ये 9,000 अरे इधर इधर यहाँ पर डिफरेंस निकल गया कितना है बे? ये बी ये क्या करके आता मेरा 9 गेन किया इसको ज्यादा मिल जाएगा इसको क्या करेंगे इसका एंट्री हो जाएगा इसका एंट्री हो जाएगा इसका एंट्री हो जाएगा इसका एंट्री हो जाएगा टू क्या बोले हो? इसको पॉज कर दीजिए। आप स्टार्ट कर दीजिए। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ सर ये लास्ट क्लास है आज नहीं भाई सॉल्व भी लगा हुआ है नहीं इसका इसका इस चैप्टर नहीं लंबा चलेगा अभी चलेगा इसको प्रॉफिट एंड लॉस वर्कमैन कंपनी पर्सन इज बोलेंगे कोई बताएंगे तब फिक्टियस एसेट्स। देखिए पहले तो हम ये जान लेते हैं कि सब होता क्या है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि फिक्टियस एसेट्स क्या होता है। आप सब लोग जानते हैं लेकिन बार बार बोलते हैं कि सारी फिर से बता देते हैं। क्या इस बार बोलेंगे आपको ही बोलेगा फिक्टियस एसेट्स? वो खर्चा है उसके बाद देखिए फिक्टियस एसेट्स इनटेंजिबल एसेट्स नहीं होता है। बैलेंस शीट में फिक्टियस एसेट्स एसेट साइड में दिखता है और बैलेंस शीट में गुडविल में दिखता है एसेट साइड। तो जो गुडविल होता है उसको भी राइट ऑफ कर देते हैं और फिक्टियस एसेट जो होता है उसको भी राइट ऑफ करते हैं, लेकिन दोनों का नेचर जो है मतलब जो है वो अलग होता है। तो गुडविल एक इनटेंजिबल एसेट्स है, क्या है आप जान गए हैं, पढ़े हैं। और फिक्टियस एसेट्स क्या है, मतलब कि सर वैसा एसेट्स जिसका कोई फ्यूचर रियलाइजेबल वैल्यू नहीं है। एसेट्स का तो मतलब आप यही जानते हैं ना कि एसेट्स विच गिव्स फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स विच कैन बी रियलाइज विच कैन बी सोल्ड, वही ना पहले एसेट हो गया। गुडविल है, मान लीजिए कि आप सेल्फ जनरेट गुडविल किए हुए हैं और बिजनेस को बेच रहे हैं और बिजनेस आपका अच्छा है, गुडविल भी आपको कमा कर दे देता है। मशीन है, लैंड है, डेटर है, सब पैसा आपको देता है और वो एसेट में दिखता है। और सिमिलरली आपका जो फिक्टियस एसेट्स वो भी एसेट में दिखता है। हम लोग नन कंपनी की बात कर रहे हैं, पार्टनरशिप की बात कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। कंपनी में एक केस में बैलेंस शीट बनता है तो फिक्टियस एसेट जो होता है वो जनरली रिजर्व एंड सरप्लस में दिखता है, नेगेटिव आइटम दिखता है, ठीक है। तो फिक्टियस एसेट जो आपको फ्यूचर में रियलाइजेबल वैल्यू आपका इसका नहीं होता है, लेकिन ये एक लॉस का पार्ट होता है या कुछ डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं। डिफर्ड मतलब कि जिस एक्सपेंसेस को आप ड्यूरिंग द ईयर आप कंज्यूम या राइट ऑफ पीरियड में नहीं करते हैं, जिसको आप रेफर कर देते हैं नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर के लिए, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के लिए, उसको बोलते हैं डिफर्ड रेवेन्यू। तो इस टाइप के जो एक्सपेंस है जिसको हम बोलते हैं फिक्टियस एसेट, या इसी का एक और नाम होता है मिसलेनियस एक्सपेंडिचर। और ये आपका एसेट साइड दिखता है किसके, बैलेंस शीट पे, ठीक है। नन कंपनी का केस है, पार्टनरशिप आपका नन कंपनी केस है, ठीक है ना। क्या क्या हो सकता है वो समझिए।
एक तो आपका एक्यूमुलेटेड लॉस हो सकता है, एक्यूमुलेटेड लॉसेस समझते हैं, लॉस तो समझते हैं, जो पीएल अकाउंट बनाया तो लॉस आ गया, और एक्यूमुलेटेड लॉस क्या हुआ, जो आपका लॉस को क्यूमुलेट करते हैं, मतलब कि 1 साल का 2 साल का 3 साल का जैसा आपका एक्यूमुलेटेड लॉस, ठीक है, तो ये आपका एक्यूमुलेटेड लॉस। एक हो गया डेबिट बैलेंस ऑफ, जब डेबिट बैलेंस ऑफ पीएल अकाउंट लिखा रहा है तो इसको मानेंगे क्या है, ये लॉस है, और क्रेडिट बैलेंस ऑफ पीएल लिखा रहा है तो इसको क्या मानेंगे हम, प्रॉफिट। तो मिसलेनियस एक्सपेंडिचर में ओनली डेबिट बैलेंस ऑफ पीएल बोलेंगे, क्रेडिट बैलेंस ऑफ पीएल नहीं बोलेंगे, क्रेडिट बैलेंस में रिजर्व का पार्ट है, ठीक है। इसके अलावा और भी कुछ होते हैं, जैसे प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, जानते हैं प्री मतलब समझते हैं, प्रीलिमिनरी होता है जो इनिशियल खर्चा करते हैं ना, जब कंपनी सॉरी जब एंटिटी एस्टैब्लिश होती है तो समझो उसमें जो खर्च होते हैं उसको बोलते हैं प्रीलिमिनरी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस जनरली आपको यही मिलने वाला है। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस क्या है, मतलब कि एडवर्टाइजमेंट पे आप ढेर सारे खर्च कर दिए पब्लिसिटी के लिए, और वो खर्च हम 3-4 साल के लिए करते हैं, और खर्चा हम आज ही कर रहे हैं 1 ही साल में, तो सारा खर्चा 1 ही साल में राइट ऑफ नहीं करेंगे, उसको रेफर करते हैं, उसको बोलते हैं रेफर। तो दीज ऑल एक्सपेंसेस आर फिक्टिशियस। ये सब जो है ना बैलेंस शीट कैसे मिलता है, यानी सबका बैलेंस होता है वो डेली बैलेंस होता है, सबका बैलेंस क्या होता है, कोई दिक्कत नहीं है। ये कहाँ मिलेगा आपको, ये कहाँ मिलेगा, ये मिलेगा बैलेंस शीट में, क्या क्वेश्चन लिख देगा, इसमें से कोई आइटम लिख देगा अपीयर इन द बुक्स, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस बाद 5000 ऐसे लिख देगा, ठीक है। तो ये समझिए ये बुक्स का है, ये क्या हो रहा है अभी वो बता रहे हैं, कैसे करेंगे वो ट्रीटमेंट करेंगे वो नहीं बता रहे। अब इसमें आते हैं फिर आप रिजर्व में, हमने यहां पर क्या लिख दिया है, रिजर्व, ये आ रहे हो, ठीक है। रिजर्व मतलब समझते हैं, कंपनी में जब कंपनी का बैलेंस शीट बनेगा, कंपनी का बैलेंस शीट किस शेड्यूल बनता है, कंपनी का बैलेंस शीट किस शेड्यूल बनता है, 3 बनता है। पार्ट क्या है, 1 और सेक्शन कितना है, 129 बैलेंस शीट 129 है बैलेंस शीट, ठीक है, याद रखिए, ये पूछ सकते हैं। तो उसमें आप बनाते कि बैलेंस शीट वर्टिकल फॉर्म है, वर्टिकल फॉर्म में ऊपर इक्विटी लायबिलिटी लिखते हैं, इक्विटी लायबिलिटी में 2 इक्विटी वर्ड आता है, लायबिलिटी वर्ड। इक्विटी में शेयरहोल्डर्स फंड आते हैं, यानी इक्विटी को शेयरहोल्डर्स फंड बोलते हैं, रिसोर्स भी बड़ा काम आता है। शेयरहोल्डर्स फंड में आप देखे थे कि शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल में 2 शेयर कैपिटल लिखे थे, और उसके बाद आप ये देख रिजर्व एंड सरप्लस। तो उस रिजर्व एंड सरप्लस में क्या था, रिजर्व एंड सरप्लस जो भी बेनिफिट के आइटम्स है, जो भी रिजर्व वो सारे रिजर्व एंड सरप्लस, क्योंकि कंपनी का प्रॉफिट जो है कैपिटल में नहीं जुड़ता, कंपनी का प्रॉफिट एप्रोप्रिएट होता है, क्या होता है, एप्रोप्रिएट, और एप्रोप्रिएट बाय वे ऑफ डिविडेंड करते हैं, इसको उपयोग करते हैं डिविडेंड। तो पूरा का पूरा प्रॉफिट डिविडेंड के रूप में एप्रोप्रिएट नहीं होता है, कुछ चीज बचा लेते हैं, जो बचा लेते हैं उसको क्या बोलते हैं, ऑप्शन दीजिए, ऑप्शन है सरप्लस, ऑप्शन है रिजर्व, ऑप्शन है कैपिटल, ऑप्शन है रिटेन अर्निंग्स। देखिए बता दिएगा, रिटेन्ड अर्निंग्स, अर्निंग्स मतलब प्रॉफिट, रिटेन मतलब रिटेन मतलब कि रख रहे हैं, मतलब कि तो कमाई में होता है, हाँ वही कमाई, तो कमाई कहाँ, प्रॉफिट की ना बोलेंगे। तो रिटेन अर्निंग्स जो होगा कि जो प्रॉफिट आपने कमाया उस प्रॉफिट से आपने शेयरहोल्डर को बोले कि ले डिविडेंड, तो पूरा डिविडेंड तो नहीं ना, मतलब पूरा डिविडेंड पूरा प्रॉफिट डिविडेंड के रूप में नहीं देंगे, कुछ हम बचा कर रखेंगे, उसको क्या बोलते हैं, रिटेन्ड, फ्यूचर में कभी काम आ जाएगा। तो दीज ऑल आर रिजर्व्स। तो इस रिजर्व में क्या क्या आ सकता है, आपको बुक्स में मिलेगा, जनरल रिजर्व मिलेगा, क्या मिलेगा, देखिए रिजर्व जो भी है ये सबका बैलेंस क्रेडिट होता है, और ये दिखता है लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस। इसमें आपका जनरल रिजर्व,
इसी को रिजर्व फंड के नाम से कभी लिख देगा। क्रेडिट बैलेंस और पीएल भी रिजर्व में आ जाएगा। हम रिजर्व पूरा कॉमन रिजर्व ले लिए। क्रेडिट बैलेंस ऑफ पीएल, डेबिट बैलेंस में इधर है। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट रहेगा, यहां था एक्यूमुलेटेड लॉसेस और आ सकता है WCR या WCF। ये इसको बोलते हैं वर्क मीन्स कॉम्पनसेशन रिजर्व, या इसी को बोलते हैं वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड। WCF भी लिख देगा। देखिए ध्यान से, अगर ये लिख दे ईपीएफ, ईपीएफ का फुल फॉर्म क्या है? और WCF का फुल फॉर्म क्या है? दोनों का फंड है, लेकिन वो एम्प्लॉय के लिए है। क्या ये रिजर्व है? नो मिलेगा सवाल, मिलेगा, लेकिन करेगा कुछ नहीं। लिख देगा बैलेंस शीट में, यहाँ पर लिख देगा WCF और यहाँ लिख देगा ईपीएफ, ऐसा लिख देगा। अब दोनों में फंड है, दोनों को राइट आउट करते हैं, दोनों को सेम ट्रीट करते हैं। नहीं, दोनों फंड का तो दोनों सेम नहीं है। ये रिजर्व है लेकिन ये रिजर्व नहीं है, ये आपका लायबिलिटी है। ठीक है ना, हम सीधे यहाँ क्रॉस कर देंगे, एक्स नहीं है क्रॉस है, तो यहाँ पर लिख दिए कि आपको ध्यान रखना है। फिर आपको मिलेगा IFR या IFF, इसका फुल फॉर्म है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व या इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। इस टाइप के रिजर्व आपको बैलेंस शीट में मिलेंगे नहीं, किस टाइप मिलेंगे? लायबिलिटी। कंटीजेंसी रिजर्व, हाँ कॉन्टिजेंसी रिजर्व भी होगा, क्या देना दिया कॉन्टिजेंसी रिजर्व। तो पहले कॉन्टिजेंसी का मतलब क्या होता है कितने लोग जानते हैं? आप कॉन्टिजेंसी का मतलब क्या होता है जानते हैं? अनसर्टेनिटी, मतलब probability of happening of event or not happening of event which depends on future। वही घटना आप फ्यूचर के लिए क्या कर सकते हैं, हो भी सकता है और नहीं भी सकता है, जो फ्यूचर में डिपेंड करता है। हो गया तो हो गया, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, हो गया तो फिर समझना पड़ेगा। तो जैसे कोई फर्म है, कोई बिजनेस एंटिटी है, तो अपना कुछ रिजर्व इमरजेंसी फंड बनाएगा ना। इमरजेंसी फंड समझते हैं ना सर? कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस आ गए हैं जहां पर नुकसान हो रहा है या फिर जरूरत पड़े तो पैसा कहां से लाएंगे? आपको एक न्यूज बताते हैं, ये आज कल का न्यूज है। यहाँ पर एक टीचर जो है, टीचर भागलपुर के टीचर सीबी सिंह नाम उनका, सीबी सिंह, पूरा नाम नहीं पता, हम थोड़ा सा बारे में सुने हैं। तो वो सुसाइड कर समझ लो क्या? वो क्या है, उसको थोड़ा सा EMI का चक्कर था, बैंक से लोन लिया था, प्राइवेट बैंक से लोन लिया था, और पता है क्या किया बैंक को? वो EMI का मान रहा है, तो थोड़ा सा भैया टीचर है, 6 महीना टीचर भैया फैमिली है तो कमाएगा, तो थोड़ा सा पता है फैमिली में कर्ज चढ़ा पड़ा। तो वो बैंक पड़ा आगे कोचिंग में, कोचिंग में ही भेजा, मतलब कि वो बैंक वाला जो कहा वो उसको सुना होना दिया बच्चों के सामने। और एक टीचर वन ऑफ द रिस्पेक्टेड पर्सन होता है, जानते होंगे कि कहीं भी रिस्पेक्टेड होता है, उसको थोड़ा सा इज्जत चाहिए, या कहीं भी जाता है किसी पार्टी में तो टीचर को सम्मान मिलता है कि नहीं? टीचर जाता है तो नहीं होता है, तो टीचर है भैया, माँ बाप के पास उन्हीं का रोल होता है बच्चों के लिए, ठीक है ना? तो वहां पर उनको बड़ा बुरा लगा, कोई भी इंसान को बुरा है कि भैया आप बच्चों को हम लोग बोलते हैं तुम फी पहले जमा कर लो, बहुत जरूरी है, तो ठीक है बच्चे हैं तो सरपराह बोल रहे। अब जो टीचर है स्टेट के उसको आप बच्चों के सामने बोलते हैं कि लोन का पैसा कितने देगा, 6 महीने से बाकी, महीना से बाकी, ये बड़ा मसला बहुत खराब है। न्यूज से पहले तो खराब है ना, वीडियो में बताया था कि इनको ऐसे ये हो रहा है, हो गया
अब समझिए, छोड़िए उनको, भगवान आपकी आत्मा को शांति दे और ऐसे लोन वाले से सावधान रहिए। कॉन्टिजेंसी यही हो, इमरजेंसी के लिए नहीं। कोई भी चीज आप अगर फ्यूचर में अगर अनसर्कमस्टांसेस आता है, कुछ ऐसे सिचुएशन आते हैं, तो उसके लिए रिजर्व यूज करिए। और रिजर्व के लिए क्या बनाइए आप? कॉन्टिजेंसी। उसी प्रकार यहाँ पर एक वर्कमेंट कॉम्पनसेशन रिजर्व दिख रहा है, WCR। देखिए इसका भी एक मतलब होता है, इसका एक सेपरेट लेक्चर में हम आपको बताएंगे थोड़ा सा ये पहले कि इसका मतलब क्या है कि वर्कमेंट मतलब कि वर्कर्स, और वर्कर्स काम करते तो उनको नुकसान हो सकता है, उनका एक्सीडेंट हो सकता है, कुछ भी, तो वो उसके लिए क्लेम कर सकते हैं। क्या करेंगे? क्लेम। तो उसको क्लेम को हमको सेटल करना है, उसको क्षतिपूर्ति देंगे। उस क्षतिपूर्ति को देना ही कॉम्पनसेशन कहलाता है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि इस प्रकार का अगर कहानी होता है तो हम एक रिजर्व बना लेते हैं, उसका नाम रख देंगे वर्कमेंट कॉम्पनसेशन रिजर्व। कि वर्कर्स को हम पेमेंट करने जाए तो वर्कर्स को पेमेंट करने के लिए हम कहां से पैसा निकाले? WCR। उसी प्रकार एक और नाम है कहां का? IFR, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। फ्लक्चुएशन का मतलब बढ़ रहा है, घट रहा है। जैसे मार्च महीने अप्रैल मई में मेरा इन्वेस्टमेंट में 90,000 का लॉस चल रहा था, 90,000 का लॉस। ये 15,000 20,000 का नुकसान चल रहा था। मेरा तो हिल रहा था दिमाग और धड़ दिल पूरा। मार्केट डाउन हो रहा था, 26,000 पॉइंट पर पहुंच गया था मार्केट, शेयर मार्केट। तो व्यू हम जाने दो, होगा तो होगा, समझ लो कि एक तरीके से गैम्बलिंग हो गया और उस मार्केट से पैसा हम नहीं निकाल रहे थे, रहने दो। क्योंकि क्या होता है जब किसी चीज का डाउन होता है ना तो उसकी वैल्यू ऑटोमेटिक क्या होती है ना, उस समय तो कम लग रहा है, लेकिन बढ़ेगा तो बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ता है। और 6 महीना के पीरियड में राइट नाउ 1,04,000 का मेरे पास प्रॉफिट है, 90,000 के लॉस को सहने के बाद। मतलब समझ लो कि 6 महीना में जब थोड़ा सा अनलॉक हुआ था तो 2 लाख रुपए मैंने कमा कर लिया। 2 लाख में 1 लाख तो लॉस का सधा दिया, 1 लाख प्रॉफिट बना कर दिया। और महीने का पिछले महीने में 30,000 का प्रॉफिट हुआ इनकम, बैठे बैठा पैसा काम का लगा हुआ है, और कैपिटल इस महीने में भी 30,000 रुपया मेरा बना हुआ है। तो मार्केट क्या होता है? फ्लक्चुएट होता है, इन्वेस्टमेंट में फ्लक्चुएशन होगा ही, नुकसान में फायदा है। जब सरप्लस पैसा तो लगा दीजिए म्यूचुअल फंड में, थोड़ा सा रिस्क ना लेना ही सबसे बड़ा रिस्क होता है, तो थोड़ा लेके चलो, क्या दिक्कत है? पूरा पैसा कहे लगाइएगा, थोड़ा लगा दीजिए, कमाएगा तो खूब कमाएगा, नहीं तो जाने दो, क्या दिक्कत है कि नहीं? बड़ा आदमी वही बनता है कोई भी रिस्क लेता है थोड़ा सा, और रिस्क हमेशा रिस्क, ऐसा नहीं कि आम रिस्क है तो इश्क है। तो अब मान लीजिए 90,000 का मेरा वहां नुकसान हुआ उस समय, तो हम अगर ऐसे क्या करते हैं, एक रिजर्व बना के कोई भी नुकसान तो उसको सेटअप करेंगे रिजर्व से। वो रिजर्व कहां से था? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन, समझ, मार्केट वैल्यू आप। तो ये आपका क्या है? रिजर्व। ये क्या है आपका? रिजर्व। ये आपका फिक्सिटियस एसेट्स। कोई इशू नहीं है, अभी 5 क्लास और चलेगा, इसका ट्रीटमेंट बता देते हैं। इसको नोट किए हैं क्या? अब मेरे पास यहाँ पर जगह, इतने जगह में मैं काम कर देंगे। देखिए इस रिजर्व के लिए क्या बोल सकता है? जब क्वेश्चन साइलेंट हो, when question is about its, मतलब ये आइटम दिया हुआ है या ये आइटम दिया हुआ है और ट्रीटमेंट के लिए बोथ साइलेंट है, ठीक है, क्वेश्चन साइलेंट है, तो उस केस में इमीडिएटली क्या कर देंगे? राइट ऑफ कर देंगे। किसमें? ओल्ड पार्टनर्स के। किस रेशियो में? ओल्ड, ठीक है। और उसका जर्नल एंट्री क्या होगा? अगर रिजर्व है इसका बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट। ये रिजर्व इसका बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट। इसको एलिमिनेट करेंगे, इसको क्या करना पड़ेगा? डेबिट। तो यहाँ पर हम रिजर्व कोड से लिख देंगे, रिजर्व अकाउंट। ये रिजर्व में ना, ये सारे आइटम आ गए, ठीक है। कुछ भी है तो ये उसका नाम लिखो। WC का WC प्रॉफिट है, प्रॉफिट
क्या बोले? के हो गया कहाँ के है? स्टाइल पे। ओल्ड पार्टनर्स कोई दिक्कत नहीं है। करेंट अकाउंट भी कर सकते हैं कब? जब फिक्स होगा। समझ गए? और अगर फिक्टिटियस एसेट्स है तो इसको भी राइट ऑफ कर दो, तो इसका बैलेंस क्या होता है? इसको राइट ऑफ करने के लिए यानी पार्टनर्स को आप डेबिट कर लीजिए। किस रेशो में करिएगा इसको? टू फिक्टिटियस। क्लियर है ना? दूसरा केस, when partners decided that old value will continue in revised या new बैलेंस। समझ में आ रही है? जैसे रिजर्व 5,000 है तो 5,000 जो रिजर्व है वो रेशियो चेंज होने के बावजूद भी नया जो बैलेंस शीट बनेगा तो उस नए बैलेंस शीट में 5 रिजर्व दिखा देंगे। ठीक है, 5 रुपए क्या दिखाइए आप? न्यू बैलेंस शीट दिखाइए। बच्चा पास का तो यहाँ पर अच्छा ये बचा रहा है क्या? बोर्ड नहीं दिख रहा है क्या? नहीं, अब दिख रहा है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, आएगा इसी पे। तो यहाँ पर क्या है कि ओल्ड वैल्यू मतलब कि पुराना जो रिजर्व है कुछ भी है उसको हम नए बैलेंस शीट में रिवाइज मतलब कि उसको एडजस्ट नहीं करेंगे, उसको क्या सॉरी उसको खत्म नहीं करेंगे, उसको क्या करेंगे? नए बैलेंस शीट में दिखा देंगे। विल कंटिन्यू या ऐसे भी लिख देगा रिजर्व्स will not be disturbed। डिस्टर्ब नहीं करना है, मतलब जैसा है वैसे ही। यहां पर डिस्टर्ब हो रहा है, यहां पर आप डिस्टर्ब मतलब कि यहां पर क्या कर दिए? खत्म कर दिए। यहां पर खत्म नहीं करना है, नॉट टू राइट ऑफ, नॉट टू खत्म नहीं करना है। जैसे गुडविल में करते थे ना, जैसे गुडविल को वैल्यू करते उसको एडजस्ट कर रहे हैं तो आप गुडविल खत्म थोड़ी हो रहा है। तो इस केस में आपको करना पड़ेगा एडजस्टिंग एंट्री विल पास। एडजस्टिंग एंट्री विल पास, कोई दिक्कत नहीं है। और सर अगर क्रेडिट बैलेंस ज्यादा है, अगर इसका बैलेंस 10,000 है मान लीजिए और इसका बैलेंस 2,000 है तो नेट बैलेंस कितना है? नहीं समझे? 8,000 टोटल क्रेडिट का होता है, इधर का आइटम का टोटल हो रहा है 10,000 और इधर के एक आइटम है जिसका बैलेंस कितना है? नेट बैलेंस कितना होगा? कौन सा बैलेंस होगा? क्रेडिट बैलेंस है। तो उस केस में एंट्री हो जाएगा गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट या गेनिंग पार्टनर्स करेंट अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल होता है, क्योंकि गुडविल का पैसा क्रेडिट वैल्यू है। कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर लिखते हैं इफ क्रेडिट बैलेंस एंट्री हो जाएगा गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स। कोई दिक्कत नहीं ना है। और यहां पर मैं स्टार्ट करके यहां पर इफ डेबिट बैलेंस, इसका मतलब समझिए सर, सपोज कीजिए ये 12,000 बैलेंस है और इधर कितना हो गया? 10,000। अब डेबिट साइड का बैलेंस ज्यादा है, कितना से? मतलब लॉस ज्यादा है ना, तो लॉस के केस में कौन सा आएगा? ये एंट्री उलट जाएगा। सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कोई इशू नहीं ना है। चलिए आप लोग नोट कर लीजिए एंड ये समझ गए। अब इसमें जितने भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके आइएगा, ठीक है, और कल इसका डाउट कराएंगे एंड डाउट होने के बाद कल का रिवाइज होगा आपका रिवैल्यूएशन।
नहीं रिवेल सॉरी रिवेल WCR और IFR करेंगे उसी में, उसके बाद रिवेल्यूशन करेंगे, यानी कल 3 लेक्चर टॉपिक होगा। ठीक है, चलो ठीक है, बाय बाय। Please subscribe our channel for more content.